जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अक्सरियत गाजा के पीस प्लान को समझने में गलती कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपसे ज्यादा अक्लमंद हूं, लेकिन चीजों को डेप्थ में जाकर समझने की दावत दे रहा हूं। सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाह, जब इस सूरह को समझने की बात आई, अक्सरियत लोगों की वही समझी जो सूरह के माने हैं कि फतेह हो गई, मिशन कंप्लीशन हो गया, कामयाबी हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो वगैरह वगैरह। लेकिन जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा गया कि इसके माने क्या है, तो उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ माने बताए। गाजा के पीस प्लान में दो फाउंडेशन है। पहला, इसराइल डिक्लेयर कर रहा है कि वो हमास को खत्म करने में मुकम्मल नाकाम है। दूसरा, टाइम इज रनिंग आउट फॉर अटैकिंग ईरान। ये दो इसके फाउंडेशन हैं। आदाब दोस्तों, सूरह नसर के जब माने पूछे गए तो आम लोग उस जमाने में वही माने बताए जो थे। लेकिन जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा गया कि इसके माने क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, इसके माने ये नहीं है। इसके माने ये है मिशन एकम्प्लिश्ड और रसूलुल्लाह के विसाल का वक्त आ गया। तो चीजों में को डेप्थ में जाकर देखने की आदत डालना जरूरी है। गाजा पीस प्लान के दो फाउंडेशंस हैं। एक, न चाहते हुए भी अपने ऊपर जबर करते हुए बेइज्जती के साथ, ह्यूमिलिएशन के साथ इसराइल ये डिक्लेयर कर रहा है कि हम हमास को खत्म करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए, मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। दूसरा, टाइम इज रनिंग आउट टुवर्ड्स ईरान। उनके पास प्लान बिल्कुल तैयार है ईरान पे अटैक का। ये विंडो उनके लिए तेजी के साथ खत्म हो रही है। पॉलिटिकल और मिलिटरीली तो लोहा गर्म है, और अगर एक आध साल निकल गया, जो ईरान बड़ी तेजी के साथ रिकवरी की तरफ है, ये वक्त निकल गया, तो फिर ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आने वाली है। और एक बात यह है कि ज़ायनिस्ट लॉबी इस वक्त जिस बेचैनी का, खुलफशार का शिकार है, फ्राजाइल है, पहले कभी नहीं थी, पहले कभी नहीं थी। ट्रंप को समझने में बहुत लोग गलती कर रहे हैं। ट्रंप धोखा दे रहा है, ट्रंप वॉर मॉन्गर है। नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत है। वॉर मॉन्गर बाइडन था। अगर बाइडन सेनेट में नहीं होता तो इराक पे हमला नहीं हो सकता था। की रोल अदा करा बाइडन इराक पे हमले के लिए, और यूक्रेन की वॉर भी बाइडन शुरू करा। ट्रंप चाहता है यह मामला जल्द से जल्द रफा दफा हो जाए, और अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो बस आ गया। यानी आज अब ऐसा चाहता है कि ऐसा भी लगता है कि मैं प्रेसिडेंट बना ही क्यों। और बॉडी लैंग्वेज देख लिए, बिल्कुल लो, प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। बाइडन चाहता है कि जल्द से जल्द पीस हो जाए और ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड का प्लान बन जाए। लेकिन मसला कहां पर खड़ा हो रहा है? मेरा गुमाने गालिब यह है कि शायद जेफरी एप्स्टीन के फाइल्स इसके सामने लाके डाल दिए गए, और ये मुकम्मल तौर पे ये कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी है। ये क्लिंटन, जेफरी एप्स्टीन मिलकर, और भी लोग हैं, और भी बहुत लोग हैं, जो गंदगी मचाए थे। 12-12, 15-15 साल की लड़कियों को इन्वॉल्वमेंट है, उसके फाइल्स है। जेफरी एप्स्टीन को शायद मोसाद हायर करी थी, और वो आज के लिए कि तुम ऐसे असर वाले लोगों को ट्रैप में लाओ, इनका हम फिर इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप न चाहते हुए भी वो इसराइल के हाथों खेल रहा है। यह मेरा गुमाने गालिब है। लेकिन इनहेरेंटली वो वॉर मॉन्गर नहीं है। वॉर मॉन्गर क्लिंटन भी नहीं था, लेकिन वो भी कमजोर था, उसको भी इसी तरह इस्तेमाल किया गया। वॉर मॉन्गर थी हिलरी क्लिंटन,
लीबिया को तबाह करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way. अब गाजा पीस प्लान है क्या? गाजा पीस प्लान के दो फंडामेंटल्स हैं। हॉस्टेजेस को रिलीज कर दो और हथियार समेत अपने आप को सरेंडर कर दो। और इनको मालूम है कि हमास इसको कबूल नहीं करने वाली है। यह स्पीच आप सुने, यह धमकी दे रहा है। एक्चुअली धमकी नहीं दे रहा है, यह बोल रहा है कि हम नाकाम हो गए। मतलब अगर हमास पीस प्लान कबूल नहीं करती है तो हम वही वैश्याना बमबारी शुरू कर देंगे। 8 मुस्लिम ममालिक को यह प्लान दिया गया था, पाकिस्तान से लेकर टर्की तक। पाकिस्तान तो हां बोल दिया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से बड़ा अब आसिम मुनीर है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त आसिम मुनीर का गुलाम है, सबसर्विएंट है। पूरी फौज उसके सबसर्विएंट है। बाय आसिम मुनीर, ऑफ आसिम मुनीर, फॉर आसिम मुनीर। आसिम मुनीर को गालियां देंगे आप तो फौज को गालियां देंगे, फौज को गालियां देंगे तो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करेंगे। यहां तक नौबत आ गई। क्रिप्टो करेंसी का भी केस इसके लिए, मादनियात को जो ट्रंप के सामने रखे गए वो भी इसके लिए, पहलगाम भी इसके लिए, फील्ड मार्शल का खिताब डिक्लेयर करना भी इसके लिए है। यह पाकिस्तान का मामला है। अब बोल रहे हैं नहीं हमको नहीं चाहिए प्लान, ये वो नेतन्याहू लैंड होने के बाद, वो लैंड होने से पहले। ये पूरी एक्टिंग है, ये पूरी एक्टिंग है। सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन वगैरह, यूएई, तो वो तो यही चाहते हैं कि हमास जो है खत्म हो जाए और अब्राहम अकॉर्ड पे आए हम। मैं अब्राहम अकॉर्ड पे बाद में बात करूंगा। खतर का पोजीशन मुख्तलिफ है, वही है जो ना पहले से है। बाय द वे, खतर इसराइल को डिफीट दिया है। पहली दफा पूरी तारीख में इसराइल की किसी मुस्लिम कंट्री से इसराइल माफी चाहा है, ओपनली, प्राइवेटली नहीं, ऑफिशियली माफी चाहा है। हम आइंदा ऐसी जसारत नहीं करेंगे। यह ट्रंप की डिप्लोमेटिक कामयाबी है। एक तो अल जजीरा हथियार है, दूसरा वो अमेरिका को जो खरीद के रखा हुआ है और बिल्कुल सस्ते में $400 मिलियन का गिफ्ट। वो अमेरिकन बेस है, उसके 1 बिलियन 2 बिलियन का खर्चा है, कुछ भी नहीं है। खतर का जो सोवरेन फंड है उसके रिटर्न में वो बिलियंस कमाता, बिलियंस एंड बिलियंस। रहा टर्की, एर्दोगान भी यही चाहता है कि यह मामला रफा दफा हो जाए। एर्दोगान एक डिक्टेटर बन चुका है, उन्हें डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। लेकिन टर्की में एक बात जरूर है, एर्दोगान का जो बेस है वो इस्लामिक है, वो इसको संभलने नहीं दे रहा है। नो कॉम्प्रोमाइज। हम यहां पर गाजा के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो टर्की और खतर बिल्कुल मुख्तलिफ है। गाजा पीस प्लान वही है जो 1991 में, 92 में गल्फ वॉर के बाद एक पीस प्लान हुआ था, फिर ओस्लो अकॉर्ड हुआ, फिर सीनियर बुश के जमाने में नेगोशिएशन शुरू हुए थे। वो क्या थे? वो होक्स थे और उससे इसराइल को 25-30 साल का टाइम मिल गया। उसमें जो 2000% इन्फ्लेशन था वो खत्म हो गया। इसराइल इस पीरियड में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मिलिट्री सुपर पावर बन गया। ये हुआ है। ओस्लो अकॉर्ड में हम सबको मालूम है, टेररिस्ट इसराइल अरफात को 100 क्वेश्चनर दिया था कि तुम ये नहीं करेंगे, तुम वो नहीं करेंगे, तुम फलाना नहीं करेंगे, जैसे एज इफ फलस्तीनी जो मजलूम है वो एक्चुअली जालिम है, इस तरह से किया गया था। और यासिर अरफात 0 क्वेश्चन, 0। और ऐसे अकॉर्ड पे साइन हुआ जो नो प्लान था। मतलब फ्यूचर में हम बात करेंगे, फ्यूचर में
जैसा ही पीएलओ रिकॉग्नाइज करी इसराइल को, वहां से अल्जेरिया, मोरक्को, तुनिसिया, सऊदी, ये यूएई, इंडिया, चाइना वगैरह पूरे मैदान में आ गए। तो पॉलिटिकली डिफीट दिए, मिलिट्री तौर पे डिफीट दिए। 75,000 सेटलर्स थे, आज 1 मिलियन हो गए। तो ये प्लान, हिस्ट्री इज जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये लोग मिलिटरीली तौर पर हमास को डिफीट देने में नाकाम हो गए। तो अब ये प्लान लाए। प्लान ये है कि आप न सरेंडर कर दो, हॉस्टेजेस दे दो। हमास मानने वाली नहीं है। देखिए, हमास के अप्रोच से हम में से हमको कुछ इख्तलाफ हो सकता है, मुझे खुद भी रिजर्वेशन है, लेकिन आज आप हमास को सरेंडर कर दो बोल रहे हैं। 24 महीने तक आप जिस तरह बर्बरियत से बॉम्बिंग करे हैं, जिस तरह गाजा को तबाह करे हैं, अब आप चाहते हैं कि हमास निकल जाए पार्टी, और ये आपकी कोशिश 30 साल से है, फिर वही हो रहा है। कोई एंड गेम नहीं। पैलेस्टीनियन स्टेट का क्या होगा नहीं मालूम है, गाजा का क्या होगा, गाजा क्या आजाद हो जाएगा नहीं मालूम। गाजा में हुकूमत कौन करेगा? हमास नहीं करेगी। और एक मसला यह हो गया कि रिक्रूटमेंट में ना इजाफा हो गया। इसराइल जितना जुल्म कर रहा है, गाजा की हमास की स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ी जा रही है कि लोग ना बदजन हो गए, नौजवान बदजन है, वो हमास को और ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो ये लूज लूज सिचुएशन हो गया है, और इसराइल के पास टाइम नहीं है। इसराइल का जो आर्मी का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, वो इसराइल की फौज को गाजा भेजने के सख्त खिलाफ है, सख्त खिलाफ है, और वो हैंडपिक्ड है नेतन्याहू का। मेरे अजीज दोस्तों, अब यहां से क्या होने वाला है, कुछ अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर भी थोड़ा सा मैं रोशनी डालना चाह रहा हूं। ये अरब ममालिक का ये ख्याल है कि हम मिलिटरीली तौर पर इसराइल को डिफीट नहीं दे सकते। लॉन्ग रन में अब्राहम अकॉर्ड में इसराइल हो सकता वैनिश हो जाए। यही ख्याल इसराइल के फार राइट जो एक्सट्रीमिस्ट है गवर्नमेंट में, उनका भी ये ख्याल है। वो लोग भी अब्राहम अकॉर्ड के खिलाफ है। वो लोग ये समझते हैं कि आज मुसलमान फिर एक दफा राइज हो रहे हैं, मिडल ईस्ट टेक्नोलॉजिकली तौर पे, एजुकेशनली तौर पर फिर एक दफा राइज हो रहा है, टर्की भी राइज हो रहा है, ईरान भी जो है पावरफुल हो रहा है। ये वो लोग देख रहे हैं, और आबादी का तनासुब बहुत ज्यादा है। तो लॉन्ग रन में अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल पीसफुली, क्योंकि सोसाइटी डी रेडिकलाइज हो जाएगी, जो फार राइट के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ है। वो चाहते हैं कि हाइपर नेशनलिज्म रहे, वो पूरे वो मजहबी चीजों को ला रहे हैं, एंटी क्राइस्ट वगैरह वगैरह, ये उसके खिलाफ जा रहा है। तो अब्राहम अकॉर्ड के खिलाफ सबसे ज्यादा इसराइल का फार राइट है। वो ये समझता है कि लॉन्ग रन में इसराइल अब्राहम अकॉर्ड के तहत खत्म हो जाएगा।